हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश एलटी वैकेंसी, जिसमें कि 7,000 के करीब वैकेंसी आई हुई हैं, उसके विषय में जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा के लिए 2025, जिसे आप बोलते हैं एलटी वैकेंसी, यही है इसकी। और इसे लोक सेवा आयोग ले रहा है। जनरली इसको जो आयोजित करता था वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग करता था, लेकिन जो है इसको ये आयोजित करवा रहा है। और 28 से, यानी कि आज से 28 जुलाई से इसकी फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो गई है और 28 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि है। 4 सितंबर तक जो है इसमें फ़ीस जमा किया जा सकता है। ओके, तो ये सामान्य इसकी थी बातें, और आगे इसमें कई चीज़ें हैं। तो ये उत्तर प्रदेश एलटी परीक्षा के लिए है और ये ऑल इंडिया के लिए ओपन है। ये वहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यूपी का ही होगा तभी उसको वो फॉर्म भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कोई भी किसी भी राज्य का है तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाँ, ये है कि उसको वहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ सामान्य कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए ये है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले ओटीआर फॉर्म भरवाता है, पंजीकरण करवाता है। तो जिन्होंने अभी तक इसमें फॉर्म यानी कि भरने के लिए तैयारी कर ली है लेकिन ओटीआर नहीं भरा है, तो सबसे पहले आप लोग ओटीआर भरिए, ठीक है। और इसके लिए पूरा कहाँ कहाँ से कैसे होगा अभी सभी चीज़ें समझा दी जाएगी आप लोगों को। तो ओटीआर जो है, आप जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले ही रेड कलर में जो है ना चलता हुआ आ रहा है, तो वहीं पर आप क्लिक करिए। और उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जो ईमेल एड्रेस है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल भी एक्टिव होना चाहिए। वही मोबाइल रखिएगा जो कुछ समय तक आप अपने पास रख सकते हैं, अर्थात उसे जल्दी ना बदलें। ओके। और जब ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा उसी के बेस पर फिर आप उसी से लॉगिन करके और जो है आप वो करेंगे। ओटीआर के लिए फ़ोटो भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए, पूरा फॉर्म ओटीआर में ही भरा जाता है। उसके बाद यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भरने के लिए ओटीआर ज़रूरी है। इसलिए ओटीआर जो है वो ज़रूरी, यानी कि आप लोग ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद फिर फॉर्म भरिए। ओके, वहाँ फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सबमिट करना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कोई चीज़ आप उसमें सुधार कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें यही दिया हुआ है। चलिए, अब आपको ऑनलाइन जो है ना, यानी कि जब उसमें फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। तो ओटीआर जो है ना वहाँ पर upsc.up.nic.in पर जाइए और वहाँ पर जहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वहीं क्लिक करिए, आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ पर जो है ना यानी कि फिर यानी कि जो है ना एडवर्टीजमेंट व्यू आएगा, उसी के सामने आएगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन यानी अप्लाई। तो यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके और ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इस समय दिखाया जा रहा है। ओके, और अप्लाई में आप जैसे ही करेंगे तो ओटीआर में तुरंत आपको ले जाकर जाएगा। तो ओटीआर आप जो है यानी कि भरेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे और फिर वो आपसे पूछेगा कि आप बताइए आप कैसे, यानी कि पासवर्ड यदि आप वो हैं तो पासवर्ड से नहीं, ओटीपी से ले लेंगे। तो ओटीपी से ज़्यादा सरल होता है, पासवर्ड कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो ओटीपी से आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा, एक्टिवेट करेंगे तो सीधा फिर जाके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि अथेंटिकेटिंग जो है ना ओटीआर में आपको अथेंटिकेट करना पड़ेगा, जो बता रहा हूँ मैं कि ओटीपी से करना हो सकता है या आप
जो है ना ईमेल से भी हो सकता है, ईमेल पर भी जाएगा और आपके उसमें भी जाएगा, नंबर पर जाएगा। और आपको जो पासवर्ड है तो आप पासवर्ड से डाल दीजिए, तो पासवर्ड से भी वो सीधा खुल जाएगा। और फिर उसके बाद गो बटन पर क्लिक करिए, सीधा ले जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। और जो है ना वहाँ पर आप पहुँचने के बाद आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए। सेकेंड थर्ड चरण आएगा, आप यानी कि फ़ीस कंफर्मेशन करिए और जो है फ़ीस जो है भरिए नेट बैंकिंग से, कार्ड पेमेंट से, अदर पेमेंट जो है ना मोड होते हैं उनसे पेमेंट कीजिए। और जो है उसके बाद आप पेमेंट जमा करने के बाद फिर आपका जो फॉर्म होगा वो प्रिंट आउट हो जाएगा। प्रिंट आउट चाहे जब ले लें, क्योंकि आपके डैशबोर्ड में OTR के पड़ा रहेगा वो। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है आपको इसमें दिया गया है कि संशोधन की जो तिथि है, ठीक है, वो आएगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि संशोधन किस किस चीज़ का आप कर सकते हैं, किसका नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, डोमेसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर, नाम पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है, गलत सूचना नहीं देना है। और जो है ये मानते हैं कि कहीं पर आपने गलत सूचना दी है तो कभी भी ये वो कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है OTR वगैरह जो भी दिया हुआ है यहाँ सब उसी तरह से दिया हुआ है कि आप लोग कोई गलत ना भरें। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ओके, चलिए ज़्यादातर इसमें कई बच्चों का है कि हमारा जो है वो EWS का, तो EWS का जब डालेंगे तो देख लीजिए यदि उसमें नंबर नहीं मांगता है, ठीक है, तो इसमें जो है एक फॉर्म होगा यानी स्व सत्यापन, वो भर करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि तक आपके पास EWS का वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। चलिए अब आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये, साथ में 25 रुपये और तो 125 रुपये जमा करना पड़ेगा। SC ST ये सिर्फ UP वालों के लिए है, 65 रुपये जमा करना पड़ेगा। दिव्यांगजन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 65 रुपये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो महिला कुशल खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार, जो इसमें श्रेणी में आते हैं उसके अनुसार वो फीस जमा करेंगे। ओके, वहाँ पर फीस आ जाता है अपने आप कि आपको कितना जो है लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर अब आता है जो है आपका रिक्तियों की संख्या। स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा के लिए है, इसमें कुल रिक्तियाँ हैं 7,466। ठीक है, और ये राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत हैं। इनमें पुरुष शाखा में 4,860 और महिला शाखा में, ठीक है, 2,525। तो ये सिर्फ और GIC की वैकेंसी हैं, GIC की वैकेंसी हैं, तो 4,860 और 2,500, ठीक है, 25 रिक्तियाँ हैं। और दिव्यांगजनों और इनके लिए जो है ना कितनी अलग से वैकेंसी हैं, 81 वैकेंसियाँ रिक्त हैं। ठीक है, और जो श्रेणियों में दिया गया है वो आपको आरक्षण वो अलग से आएगा। जो वेतनमान है, ठीक है, वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 वाला है। और वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को दिया जाएगा, बाहर वालों को नहीं दिया जाएगा। बाहर वाले सिर्फ जनरल के रूप में आएंगे। लेकिन हाँ, वो जो है फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है EWS श्रेणी के लिए, यहाँ पर इसमें इस अनुरूप जो आवेदन है वही मान्य होगा। और उसी वर्ष का, जिस वर्ष का आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आवेदन कर रहे हैं, तो उसी यानी कि जैसे आपका ये यानी जुलाई लास्ट होगा, इसका अगस्त लास्ट है, तो आपको जो सत्र है वो 2000, ठीक है, 24-25 का आपका माना जाएगा। 2024-25 का जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वैवाहिक स्थिति। ओके, यानी कि ऐसे पुरुष जिनके कि एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या ऐसी महिला जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिससे पहले से पत्नी जीवित हो, वो यानी कि भर नहीं सकते जब तक कि महामहिम राज्यपाल से उनको छूट ना दे दी गई। इसके बाद चलिए अब विषयवार यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएँ हैं। तो सहायक पुरुष यहाँ पर हिंदी के लिए
हिंदी के लिए जो है ना ध्यान समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या रहती है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक तथा एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ओके, यानी कि एलटी के लिए हिंदी तो होना चाहिए और हिंदी के साथ साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में। और भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स से शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। तो बीएड तो इसमें है ही है, मिनिमम जो है वो बीएड यानी कि है ही, ग्रेजुएशन और बीएड। इसके बाद है अंग्रेजी के लिए, तो यानी कि इसमें स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। गणित के लिए इसमें एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। और विज्ञान के लिए इसमें है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। गणित के लिए तो सिर्फ गणित में होना चाहिए, और जो है ना विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और बीएड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें समस्या आ रही है कि जो विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ उपाधि होनी चाहिए। तो जो मैथ वाले हैं तो उनका भौतिक और रसायन विज्ञान होता है, ठीक है, लेकिन जो जूलॉजी बॉटनी होते हैं उनका सिर्फ रसायन विज्ञान होता है। यही समस्या फंसी हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में इसमें थोड़ा सा है कि जो विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ भरेंगे वो जो है जो बायोलॉजी और यानी जियोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री वाले, और जो गणित वाले हैं उनमें सिर्फ यानी कि गणित और भौतिकी वाले भरेंगे। यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए समझ लीजिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। यहाँ सोशलॉजी नहीं है, इसलिए सोशलॉजी को बीच में मत लाइएगा। इनमें से कम 2 विषय में क्या होनी चाहिए, स्नातक उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। ओके, असिस्टेंट टीचर फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए असिस्टेंट टीचर बीई बीटेक, ठीक है, और जो है यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस में, ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ग्रेजुएशन डिग्री एलॉन्ग विथ ए लेवल, ठीक है, कोर्स फ्रॉम नीलेट, या बीटेक जो है इसमें होना चाहिए बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, बीटेक ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में और एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ तो 2 चीज़ें दे दिया है, बीटेक ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और एमसीए यानी कि उसमें ग्रेजुएशन एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस। तो जब पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो तो अप्लाई कर सकता है लेक्चरार के लिए, ठीक है, और डिग्री इन ग्रेजुएशन यानी कि एजुकेशन यानी बीएड भी किया जाना चाहिए, जो है ना कंप्यूटर हो और साथ में बीएड भी हो। इसके बाद उर्दू के लिए, ठीक है, किसी यानी कि स्नातक होना चाहिए, स्नातक में एक विषय के रूप उर्दू होना चाहिए। अब यहाँ सिर्फ स्नातक माना है और कोई उर्दू की कोई डिग्री नहीं मांगा है, ओके, और बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए, अब जीव विज्ञान की अलग से वैकेंसी है, यहाँ पर है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, जीव विज्ञान के लिए, ठीक है, यानी ये दोनों होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सहायक अध्यापक संस्कृत, ओके, तो संस्कृत का जो है इसमें स्नातक में संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। कला के लिए, आर्ट के लिए, ठीक है, इसमें है कला स्नातक यानी बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है, और पहले यहाँ नहीं होता था, और कला स्नातक की उपाधि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होने अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ललित कला यानी कि बीएफए में स्नातक एवं भारत विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय से, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कहीं से कला के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए, या बीएफए और स्नातक होना चाहिए यानी बीएड होना चाहिए। इसके बाद है संगीत, संगीत के साथ स्नातक उपाधि अथवा भातखंडे महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की। तो संगीत विशारद, संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है, कहने मतलब है कि अलग से कोई इसके लिए अंक नहीं मिलेगा। साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। पहले यहाँ पर
संगीत वगैरह के लिए बीएड नहीं लिया जाता था, लेकिन अब सब के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया है। ओके, इसके बाद इसमें और भी हैं, वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए, कॉमर्स में स्नातक और बीएड, शारीरिक शिक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मानित विश्वविद्यालय संस्था स्नातकोपाधि और बीपीएड डिग्री या बीपीई डिग्री, बीपीएड या बीपीई डिग्री होनी चाहिए। और गृह विज्ञान के लिए, ठीक है, गृह विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री और बीएड। और इसके बाद कृषि या उद्यान कर्म, तो कृषि या उद्यान कर्म से स्नातक डिग्री और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आ रहा है सहायक अध्यापक कृषि, पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त हैं, ठीक है, नहीं सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी भरेंगे, क्योंकि उस पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है, ठीक है। वैसे इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया है, क्योंकि पुरुष शाखा के लिए तो महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महिला शाखा के लिए सिर्फ महिला अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर अधिमानी आहार्यता 2 होती हैं, या तो जो है ना प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का सेवा किया हो, या तो एनसीसी बी प्रमाण प्राप्त किया हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसमें विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक यानी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत भी कुछ पद हैं, ठीक है। विशिष्ट अध्यापक, इनमें जो है ना विश्वविद्यालय से, ठीक है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, यानी क्षीण दृष्टि में डिप्लोमा, या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई बीएड उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। वेल पद्धति में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने का लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए। और चौथा है कि क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षा के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण भी करवाना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका, इसमें मूक बधिर विद्यालय समेकित यानी विद्यालय के अंतर्गत जो आते हैं, इनमें भी यही है, ठीक है, कि जो है ना स्नातक हो और साथ में श्रवण क्षीणता से संबंधित जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, ठीक है, या बीएड की डिग्री होनी चाहिए जो आरसीई द्वारा हो, और सांकेतिक भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने का ज्ञान हो, श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद आरसीई में पंजीकरण होना चाहिए। और इसके बाद है प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के लिए, ये भी समेकित के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए है कि स्नातक उपाधि और विशिष्ट शिक्षा चल निष्ठता और मस्तिष्क घात डिप्लोमा के यानी कि किया हुआ होना चाहिए, या तो फिर क्या हो, ठीक है, कि जो आरसीई का जो है ना यानी कि वहाँ से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए और आरसी में पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की अवधि या बी प्रमाण पत्र हो तो दिया जाएगा। इनके बाद इनमें सभी में जो है नियम 1983 और 2000 संशोधित लागू होगा। आयु है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष। ओके, तो 21 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष जो है ना यहाँ पर होना चाहिए, अर्थात 2 जुलाई 1985 से और 2 यानी कि 1 जुलाई 2004 के मध्य, ठीक है, होना चाहिए। ओके, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 55 वर्ष है, ठीक है, तो उनके लिए 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, जुलाई 1970 का पूर्व का। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है ना वो दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST, ठीक है, इनको दी जाएगी। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कुशल खिलाड़ी हैं उनको इसमें कर्मचारियों जो है ना के लिए 5 वर्ष की अनुमान्य होगी छूट। ओके, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 15 वर्ष से अधिकतम होगी। ओके, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक सेवा और 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसमें लिखित परीक्षा और इसके विषय में कुछ सूचनाएं दी जा रही हैं, ठीक है। सूचनाएं ये हैं, इसमें सहायक अध्यापक महिला शाखा और पुरुष शाखा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्रशिक्षित श्रेणी की मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं ध्यान समझिएगा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक तथा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सभी के लिए है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे।
जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। एवं अनारक्षित यानी सामान्य अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, 200 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा और 25 रुपये, ये तो 225 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी को के लिए SC/ST के लिए 105 रुपये जमा करना पड़ेगा, ओके। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 105 रुपये जमा करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद यानी इसमें बाकी वही दिया हुआ है कि उनको जो अनुक्रमांक इसमें दिया हुआ है, अभ्यर्थी नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में आवंटित किया गया था, ठीक है। यानी अनुक्रमांक नहीं बदलेगा, मुख्य परीक्षा की तिथियां और केंद्र बाद में आयोग घोषित करेगा और जो है ना प्रवेश पत्र दिया जाएगा, ओके। चलिए, और जो है ना इसमें दिया हुआ है कि यदि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो अपने सेवा आयोजक का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मेंस का जब फॉर्म भर जाएगा तब उसके लिए, ओके। चलिए, यहाँ पर जो है आपका अब आगे आता है, इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा लिखित के लिए आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात जो मेंस का फॉर्म भरेंगे उसे आपको भेजना भी पड़ेगा, ठीक है। और यदि संलग्न नहीं करते हैं तो वहीं पर उनका जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें सभी चीज़ें जो दी गई हैं जो है शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ठीक है, और जो, ठीक है, आपके यानी कि आरक्षण का प्रमाण पत्र हैं, उन्हें सभी को ध्यान से आप लोगों को यानी कि भरना है और उन्हें लगाना भी है, ठीक है। यहाँ पर है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और जो है उसमें यानी निर्धारित अर्हता परीक्षा यानी पद की अर्हता यानी कि जो होगी उसी में सम्मिलित हो रहे होंगे, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं होंगे, ओके। यानी कि जिसमें जो है पद के लिए अनिवार्य अर्हता नहीं है उसको ना करें क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। और OMR उत्तर भरने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना पड़ेगा, पेंसिल वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ सभी दिया है, आप लोग OMR शीट वगैरह देखेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगी और वो जो है ना इसमें से जो आपका प्रश्न होगा 4 वैकल्पिक प्रश्न, उसमें से जितने भी एक का होगा, यदि 1 नंबर का होगा तो दंडात्मक 1/3 होगा, 1/3 अंक जो है वो दंडात्मक होगा। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स भी दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए निम्नतम 35% अंक निर्धारित हैं प्रारंभिक परीक्षा में लिए, ठीक है। और 35% के कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से जनरल के लिए, ठीक है, 40% है, ठीक है। अन्य श्रेणियों के लिए 40% हैं, तो 40% अंक निश्चित रूप से वो जो है वो प्राप्त किया जाना जो है यानी कि अनिवार्य है, ओके। इसके बाद यहाँ बाकी सभी चीज़ें एप्लीकेशन कैसे भरनी है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें दी गई हैं आपकी। और इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको यानी कि ऑनलाइन में भरना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन, फी डिपॉजिट और जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करना वगैरह होगा। मॉडिफिकेशन जो है ना बाद में किया जा सकता है, ओके। आपको जो है इसमें आप कुछ चीज़ें दी गई हैं जो एप्लीकेशन में जब भरेंगे तब उसके बाद जो है ना आप लोगों को यहाँ पर ये जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को इस फॉर्मेट में यानी कि वो देना है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए इस फॉर्मेट में आपको यानी कि भरना है, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर हैं, ठीक है, वो जो है ना यानी स्वयं घोषणा पत्र भी क्या कर सकते हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बना करके जिनका नहीं बना है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं इससे, ओके। चलिए, ये दिव्यांगजनों के लिए है यहाँ पर। और जो आगे आपके दिए गए हैं मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं, ओके। चलिए, अब जो है ना हम लोग ये देखते हैं कि इसमें परीक्षा जो है वो योजना क्या है।
इसे परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें पहली होगी, ठीक है, वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम चरण की परीक्षा होगी। इसमें सामान्य परीक्षण वस्तुपरक हो, एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के 120 प्रश्न होंगे। ठीक है, और कुल अंक 300 का होगा, अर्थात 2-2 नंबर के होंगे। ये 2 घंटे का होगा। ओके, फिर से समझ लीजिए, 150 में से 120 आपके विषय के होंगे और 30 जो है ना जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है, 300 नंबर का कुल होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इसमें दिया हुआ है कि सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद हेतु 4 खंड होंगे, जिनमें से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक खंड से 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप कोई 2 खंड चयन करेंगे और 2 खंड वही चयन करेंगे आप, ज़्यादातर वही होगा जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में वैसे बिना सब्जेक्ट का भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, चयन कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसी का तो चयन करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एसएसटी वालों के लिए, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए यानी कि 4 खंड होंगे, 60 प्रश्न होंगे उसमें, लेकिन आपको सिर्फ 2 खंड करना है, यानी कि कुल 120 करने हैं। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा जो होगी दूसरी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक विषय की होगी। ओके, इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। ठीक है, इसमें है प्रश्नों की संख्या 20, 10-10 होंगे। ठीक है, ये परंपरागत प्रकार की होगी, इसका मतलब है रिटन होगा इसका। ठीक है, और इसमें कुल अंक 200 का होगा। ठीक है, पहले भाग का जो है ना 80 अंक यानी होंगे और दूसरे वाले के, ठीक है, 120, यानी पहले वाले के 8-8 अंकों के, दूसरे वाले के 12-12 अंक, और 3 घंटे का होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोग और भी विस्तार से जो दिया गया है वो 2 खंड में बटा होगा। के 2 खंड में बटा होगा। खंड आ में 10 प्रश्न होंगे लघुत्तरी, जिसमें 125 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा और 8 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। और जो आपको दूसरा खंड होगा, इसमें 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी होंगे, 200 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा और 12 अंक का एक होगा। ठीक है, तो 80 और 12 का हो जाएगा। ओके, और इसमें जो यानी कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए है, इसमें भी आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें 150 अंक का होगा पूरा का पूरा। 30 में यानी कि आपके वो होंगे सामान्य अध्ययन, 120 जो है वो होगा। ठीक है, वैकल्पिक विषय, और 2 अंकों का एक होगा, 300 और 2 घंटे का होगा ये। ठीक है, और लिखित वाले में, इसमें जो लिखित परंपरागत होगा उसमें भी 20 प्रश्न आएंगे, 10-10 भाग में रहेंगे, 3 घंटे का होगा, इसमें भी वही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो है इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान समझिएगा। पहले वाले में जो है, इसमें द्वितीय चरण में वैकल्पिक विषय का सिर्फ 1 प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपके जो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र होगा, तो प्रथम प्रश्न जो है ना आपके ये वाले होंगे 200 अंक का। ठीक है, जिसमें कि 10 प्रश्न होंगे, 8-8 अंक के, 80 नंबर के, 10 प्रश्न होंगे 12-12 अंक के, 120। ठीक है, 200 शब्दों में 125 में लिखना है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो ब्रेल लिपि पद्धति होगा। ठीक है, इसके लिए 100 अंक होंगे और इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। ओके, मूक बधिर वालों के लिए जो यानी कि हैं विशेष, उनके लिए भी यानी कि पहला वाला तो सब के लिए सेम है। ओके, तो ये भी यानी 150 के होंगे, 2-2 अंक के होंगे। ओके, और इसके बाद इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक पहले वाले में तो 20 ही होंगे और दूसरे वाले में होंगे सांकेतिक भाषा का 100 अंक का और 2 घंटे में होगा। ओके, इसके बाद शारीरिक रूप से उनके लिए भी यहाँ पर पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा वाला भी मुख्य परीक्षा का सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा को छोड़ करके शासन द्वारा अनुमोदित सहायक अध्यापक और महिला के अनुरूप ही रखा जाएगा इसका जो है, यानी कि इसमें जो कि कुल मिलाकर के एक ही होगा। ठीक है, जो दूसरा वाला होगा वो सिर्फ एक होगा, यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर अब आप लोगों को जो है पाठ्यक्रम दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम दिया गया है, ये भूगोल का दिया गया है पाठ्यक्रम। आप लोग इसे यानी कि वो कीजिए,
और फिर देखिए दूसरा इतिहास का दिया गया है। इसके बाद इतिहास के बाद आपका अर्थशास्त्र का दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर नागरिक शास्त्र का दिया गया है। ओके, तो आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह समझिए। फिर इसके बाद विज्ञान का दिया गया है, तो विज्ञान में भौतिकी और रसायन दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ रसायन का दिया गया है, 2 भाग में बटा रहेगा ये। ओके, इसके बाद जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में भी दो आएंगे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये आपके दोनों होंगे। और फिर इसके बाद आपका आएगा गणित का। गणित में सिर्फ गणित का ही आएगा। ओके, इसके बाद आपका है वाणिज्य का, यानी इकोनॉमिक्स, सॉरी कॉमर्स का, ठीक है। तो यानी जितना भी है ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ओके, और गृह विज्ञान का सिलेबस दिया गया है। फिर इसके बाद संस्कृत का दिया हुआ है और उर्दू का दिया हुआ है, हिंदी का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, अंग्रेजी का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है, कृषि का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, और यहाँ पर संगणक यानी कंप्यूटर का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, कला का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सभी का पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए जो स्पेशल हैं उनके लिए अलग अलग स्पेशल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग यानी कि बात कर लेते हैं कि ये संगीत वगैरह है, हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, और मैथ की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गद्य का विकास, हिंदी नाटक, उपन्यास, कहानी यानी पूरा दिया हुआ है, रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है, रचनाकार और उनकी रचनाएं दिया है। इसके बाद काव्य स्वरूप दिया गया, रस छंद में दिया गया है निर्धारित, ठीक है, और इनके लक्षण और उदाहरण अलंकार में भी दिए गए हैं, यही अलंकार पूछे जाएंगे। काव्य के गुण और दोष, हिंदी की विभाषाएँ, ठीक है, यानी कि इनकी बोलियाँ, ध्वनियाँ, देवनागरी, नामकरण, विकास, विशेषताएं और सुधार के प्रयत्न। ओके, फिर इसके बाद आता है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में आपके कुछ चीज़ें हैं, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके बाद संस्कृत साहित्य में आता है, संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों में उनकी रचनाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। संधि, इनमें आते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, सर्वनाम रूप, धातु रूप और कारक रूप, और अनुवाद। ओके, यही आपका जो है वो है संस्कृत में है गद्य, पद्य और नाटक, इन ग्रंथों का विशेष अध्ययन सॉरी कठोपनिषद, प्रथम वल्लरी, श्रीमद्भगवद गीता, द्वितीय अध्याय, अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थंग, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी, सौरभम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम। और व्याकरण में आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, इनका प्रत्याहार, प्रत्याहारियों का परिचय, ठीक है, और संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द, सर्वनाम, धातुरूप, संख्या, शब्द, वाच्य, परिभाषित सूक्तियाँ और साहित्य। ओके, चलिए मैथमेटिक्स में है, देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है, ठीक है, समीकरण के सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर अलजेब्रा में आएंगे समुच्चय और बीजगणित, फलन, सारणिक, अव्यूह, क्रमचय, सम विषम क्रमचय, और जो है ना अव्यूह। ओके, इसके बाद है वास्तविक विश्लेषण, ठीक है, रियल एनालिसिस, इसमें वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, परिबद्ध, एक दिश अनुक्रम, ये उसी के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रेजुएशन का सिलेबस है ये। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, इसमें सदिशों की क्रियाएं आएंगी, गुणन, अनुप्रयोग और जो है ना ये सब आ जाएगा। सम्मिश्र विश्लेषण,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स एनालिसिस, समृद्ध संख्याएं और जो है ना फलन उनका, दामावर प्रमेय और एनवे मूल के लिए निकालना। इसके बाद है कलन यानी कि कैलकुलस, तो कैलकुलस में भी ग्रेजुएशन का ही है, ठीक है। ज्यामिति ज्योमेट्री में द्विघात व्यापक समीकरण, रेखायुग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घ वृत्त, अतिपरवलय, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है, ये भी जो है यानी इसके अंतर्गत आएगा। बारंबारता बंटन, सांख्यिकी पद्धति, बीजगणित, आधारभूत प्रमेय, ये चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी किस में यानी कि हैं, वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें पुरुष शाखा के लिए, ठीक है। हिंदी में जो रिक्त पदों की कुल संख्या है वो 568 है। ओके, अनारक्षित के लिए 230 है, और जो है ना बाकी और सभी के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में भी 540 वैकेंसी हैं, गणित में 556 वैकेंसी हैं, विज्ञान में 764 वैकेंसी हैं। ओके, इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान में 561 वैकेंसी, तो अभी तक सबसे ज़्यादा गणित में दिखाई पड़ रही हैं। जीव विज्ञान में 185, कला में, ठीक है, 383, संस्कृत में 90, संगीत में 52, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा में 203, ठीक है, कृषि में 14 और कंप्यूटर में 601 वैकेंसी है। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि इसमें पुरुष शाखा है, जो दिव्यांगजनों के लिए इसमें जो है ना अलग अलग दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। महिला शाखा के लिए इसमें है हिंदी में 119 वैकेंसी, अंग्रेजी में 113, गणित में 537 वैकेंसी और विज्ञान में भी 573 वैकेंसी। सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, 140, जीव विज्ञान में 29, कला में 195, ठीक है, संस्कृत में 92 और संगीत में 13, उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163 और वाणिज्य में 23, शारीरिक शिक्षा 55, कंप्यूटर में 455, ठीक है। यहाँ पर जो है ना रिजर्वेशन के लिए और उसके लिए दिया गया है दिव्यांगजन के लिए, इसमें दृष्टिबाधित वगैरह जो यानी कि हैं उनके लिए जो वैकेंसी आई हैं ये अलग अलग दी गई हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए वैकेंसी हैं सभी विषयों में। और यहाँ पर जो है ना ये है मूक बधिर वालों में जो वैकेंसी हैं, ठीक है, वो ये हैं। और यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम वालों के लिए ये वैकेंसी हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के अच्छी वैकेंसी हैं, तो आप लोग फॉर्म इसे ज़रूर अप्लाई करिए। लेकिन हाँ ये है कि इसमें इन्होंने सिलेबस पूरा बदल दिया और काफ़ी समय अब इसमें लग जाएगा, कम से कम 1-1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा पूरी वैकेंसी यानी कि प्रक्रिया समाप्त वो करने में। एक बार फिर याद दिला देते हैं आप लोगों को, ओके, कि जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 28 अगस्त। 28 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं वो अब आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग फॉर्म भरेंगे कैसे, वो एक बार आप लोगों को बता देते हैं। ओके, तो जब आप लोग वैकेंसी वहाँ पर यानी इसके उसमें जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, तो आपको ये जो है यानी कि ये आपका URL होगा, ये यानी कि खुल कर के आएगा। यहाँ पर ऊपर जो है ना ये आपका दिया हुआ है OTR भरने के लिए, यहाँ पर वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए दिया, यहाँ के क्लिक करके सभी चीज़ें आप लोग जान सकते हैं। ओके, फिर आप यानी वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर ये आ रहा है आपको, तो यहाँ जो भी दिया हुआ है आपका LT के लिए, यहाँ पर जो है ना यानी कैंडिडेट के लिए जानकारी है, यहाँ पर क्लिक करके आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए सीधा यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अप्लाई जो जैसे करेंगे वो आपको मिलेगा, अप्लाई जब करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें ये इस तरह से मिल जाएंगी। ओके, अब जो है आप जब यानी वहाँ पर OTR से जा कर के अप्लाई करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये देगा, ये खोल करके देगा और यहाँ पर आपको देगा कि इसका पूरा जानकारी देगा कि नेचर कैसा है, पे स्केल कितना है और टोटल पोस्टें कितनी हैं, एज मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी है, ये सभी चीज़ें जानकारी आपको मिलेंगी यदि आप जानना चाहें तो, ठीक है, वहाँ पर यानी कि वो करके।
ये आपको फॉर्म भरने के लिए है कि जब आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा ऑथेंटिकेशन करेगा OTR से। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्वर में ले जाएगा और यहाँ पर आएगा जो आपको बताया गया था कि आपने OTR रजिस्टर्ड किया है तो यस में आप क्लिक करेंगे, नहीं तो नो में करेंगे, फिर OTR में ले जाएगा। तो आप कर चुके हैं तो यानी कि आप यस करिए और फिर इसके बाद यहाँ पर OTR नंबर लिखिए और यहाँ पर प्रोसीड करिए। ओके, जब आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड के बाद आपसे मांगेगा कि आप कैसे चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आप जो है इसके लिए जो आपका वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि जैसे ही OTR आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि पासवर्ड के द्वारा आप जाना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं OTR यानी OTP के द्वारा, तो आप उसे कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ लिख करके आ जाएगा, नाम और ये सभी चीज़ें। आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, यानी फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपका, ठीक है, ये पासवर्ड से आपको नहीं करना है, ठीक है। इसका OTR ऑथेंटिकेशन आप OTP से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पासवर्ड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही होगा यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड करेंगे तो ये अपने आप दे देगा। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप जो है यानी कि पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं। उसके लिए आप यानी OTP के द्वारा मंगवाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आप जो है ना ये आपका खुल जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोसीड करेंगे सब पूरा आपके पास खुल करके आ जाएगा, जो पहले से आपका रहेगा वो। ओके, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो चीज़ें आपसे मांगेगा, ठीक है, कि मिनिमम योग्यता आपका ये है या नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको यस या नो में भरनी पड़ेंगी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से जो है ये कोड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा और फिर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे फिर आपको ये क्या करेगा, पूछेगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि सही है तो आप क्या करिए, यहीं से क्या करिए, चेक कर लीजिए कि हाँ सब सही है और फिर उसके बाद तब आगे जो है बनी बढ़िए। ओके, और जो है इसके बाद ये आपका बताता चला जाएगा कि आपने क्या क्या कर लिया है। ओके, तो यदि आपने यानी कि अभी तक जो है यानी कि यहाँ आपने जानकारी ले ली है और ये आपने क्या किया है, यानी जो जानकारी आ गई है उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ पर आप जो आएंगे इस वाले में आपको असिस्टेंट टीचर और इसके लिए है, ये आपका वहाँ पर खुल करके दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब आप फीस के लिए जाएंगे तो ये फ़ीस के लिए जो है ना, या जो है ना आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कौन सा पार्ट आपने अभी पूरा नहीं किया, तो जो जिसमें क्रॉस लगा हुआ है और जहाँ जो सही हो जाएगा वहाँ पर टिक लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करिए, ये ले जाएगा वहीं पर सीधा आपको, ठीक है, और वहाँ सीधा ले जाएगा। जो जो कमियाँ हैं वो पूरा कर लीजिए। ओके, ये फिर इसके बाद आपका ये पूरा दे देगा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिए अपने उसको, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ये नंबर जो है ना आप वो कीजिए और फिर उसके बाद यानी कि सबमिट कीजिए। एक बार फिर ओवरव्यू करेगा, यहीं से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आपको फिर वो फीस के लिए बोलेगा कि आप फीस जमा करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि फ़ीस जमा कर देंगे, ठीक है। ये आपका आएगा फ़ीस के लिए और आप जो है ना यानी पेमेंट करेंगे फ़ीस के लिए, ठीक है। तो येस करेंगे तो वो आपको ले जाएगा, नो करेंगे तो ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में जमा कर सकते हैं, लेकिन उसी समय करना चाहे तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, येस करेंगे, आपको ये खुल कर मिल जाएगा। किसी न किसी एक मोड को आप क्या करेंगे, चुनेंगे, किसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा जमा करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, या तो आप कैंसिल कीजिए या तो यहाँ से क्या करिए, कोई एक चुनिए और फिर जैसे चुनेंगे जो जो चीज़ करेंगे वो आपसे मांगेगा, आपका यहाँ पर सभी चीज़ें दिखा देगा वो, ठीक है। और फिर इसके बाद आप जो जिसके द्वारा यानी कि करना चाहें वो कर सकते हैं और फिर कंफर्म करेंगे, ठीक है। और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही फीस कट जाएगी तो आपका ये पूरा फॉर्म भर करके इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये पूरा फॉर्म यहाँ पर यानी कि आपका भर के आ जाएगा और जैसे ही भर के आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप इसका अपना डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कभी फिर बाहर में निकाल लेंगे। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ये आपका सब कुछ क्या करेगा, ये दिखाता रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कर लिया,
ठीक है। यहाँ पर यदि हो जाएगा यानी कि ये पूरा हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें दिखा देगा कि हमारा सब कुछ पूरा हो चुका है, सब में इस तरह का टिक लग जाएगा। ओके, तो ये था आपका किस तरह से आपको फॉर्म को पूरा भरना है, ठीक है। आप कभी भी इसमें जो है OTR में पहुँचेंगे तो जा करके अपना यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपने जितने जितने इसमें फॉर्म भरे हैं वो पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर जा करके और जो जो भी चीज़ें आपकी हैं, फीस नहीं जमा है, कोई भी चीज़, कोई भी कार्य काम करना है, कोई भी चीज़ चेंजिंग करनी है तो आप OTR में जा कर के चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।